नमस्कार आप सभी को बिहार राज्य विशेष के इस विशेष सेशन में स्वागत है आप सभी का। आज यहाँ पे जो हमारी चर्चा होने वाली है, ये चर्चा आपकी केंद्रित है बिहार के बजट पर, और बिहार के बजट से संबंधित ये जो चर्चा है आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जब हम बात करते हैं आर्थिक समीक्षा की, जब हम बात करते हैं बजट की, तो हमें सबसे पहले जरूरी है कि इसके जो शब्दावलियां होती हैं उनको हम समझने का प्रयास करें, जो बेसिक होता है उनको हम जानने का समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पे सबसे पहले 2023 और 2024 को लेकर के यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बिहार बजट को लेकर के। तो सभी ध्यान से चीजों को नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है। कुछ अतिरिक्त ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको कुछ नोट डाउन कराया जाएगा, साथ साथ आपको चलना है। जब हम बात करते हैं बजट की, तो आपको पता होगा, सबको पता होगा, 28 फरवरी को ये बजट पेश किया गया था। किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा। वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री का नाम भी आपको पता होना चाहिए। वित्त मंत्री आपके हैं विजय कुमार चौहान, और उन्हीं के द्वारा ये बजट प्रस्तुत किया गया, ये बजट पेश किया गया। बजट के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए, बजट विशेष रूप से एक संवैधानिक दस्तावेज है। क्या है ये? यह एक संवैधानिक दस्तावेज है, ये आपको पता होना चाहिए। संवैधानिक दस्तावेज है बजट। क्या है? बजट एक संवैधानिक दस्तावेज है, ये आपको पता होना चाहिए। और वर्तमान में यह जो दस्तावेज है, इसकी बात करें, मतलब जब हम किसी यह शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि वर्तमान में ये जो दस्तावेज है, मतलब बजट की हम बात कर रहे हैं, ये जो दस्तावेज है इसको जो प्रस्तुत किया जाता है उसके बारे में यदि हम बात करें तो बिहार FRPM एक्ट के अंतर्गत, FRPM एक्ट 2006, याद रखिएगा। कहने का मतलब है कि बिहार का जो बजट है या जो बजट होता है राज्यों का, वह एक संवैधानिक दस्तावेज होता है। और जब हम बिहार राज्य की बात करते हैं तो यह जो दस्तावेज है ये बिहार FRPM एक्ट 2006 के तहत आप कह सकते हैं, उसके अंतर्गत ये प्रस्तुत किया जाता है। इस नियम के अंतर्गत ये प्रस्तुत किया जाता है। अब FRPM एक्ट 2006 है क्या? FRPM एक्ट, FRPM का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, जरूरी है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, और इसी एक्ट के तहत जो है वो बिहार राज्य में बजट प्रस्तुत किया जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि भाई FRPM एक्ट, क्या राज्यों के बजट इसी के अनुसार पेश किए जाते हैं या बिहार राज्य में जो बजट पेश किया जाता है वो FRPM एक्ट 2006 के तहत पेश किया जाता है, तो क्या जो केंद्र का बजट होता है वह भी इसी एक्ट के अंतर्गत पेश किया जाता है? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि केंद्र का जो बजट होता है वो FRPM एक्ट 2003 के तहत पेश किया जाता है। FRPM एक्ट 2003 के तहत, और बिहार राज्य का जो बजट है वो FRPM एक्ट 2006 के तहत प्रस्तुत किया जाता है। ये दोनों में मूलभूत अंतर है, इसको आपको स्पष्ट रखना है। FRPM का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, ये आपको याद रखिएगा, ठीक है। ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। यदि स्पेलिंग आपको नोट करना है, फिशियल FISICAL, इसके बाद आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। आपने बेसिक समझा कि बजट कब प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, किस अधिनियम या किस नियम के अंतर्गत बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो आपने देखा FRPM एक्ट 2006 के अंतर्गत बिहार में बजट प्रस्तुत किया जाता है। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपको बता दें कि बजट जो है विशेष रूप से राजकोषीय जो नीति है उसका दस्तावेज होता है, और इसका प्रावधान कहां किया गया है? इसका प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया। मतलब बजट जो प्रस्तुत किया जाता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि राजकोषीय जो हमारी नीति है उसका एक दस्तावेज होता है, और भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्थाएं की गई हैं। राजकोषीय नीति के माध्यम से होता क्या है? राजकोषीय जो नीति है उसके माध्यम से होता क्या है, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, राजकोषीय नीति के माध्यम से आय और जो व्यय है उसका प्रावधान किया जाता है। मतलब राजकोषीय नीति के माध्यम से आय और व्यय का प्रावधान
किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे अन्य चीजों को देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमें देखना है सार्वजनिक वित्त या लोक वित्त के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। कुछ चीजें और हैं, पहले इसको समझते हैं, फिर हम अपने आप कह सकते हो जो टॉपिक है उस पर आएंगे। सबसे पहले सार्वजनिक वित्त या लोक वित्त जिसको आप बोलते हैं उसके बारे में हमें समझना है। ठीक है, सार्वजनिक वित्त या लोक वित्त, इसके बारे में हमें समझना है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। सार्वजनिक वित्त या लोक वित्त की जब हम बात करते हैं, इसी को बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। अब इसमें दो चीजें आपको देखनी है। क्या क्या चीजें आपको देखनी है, ये होता क्या है? तो सबसे पहले आपको बता दें, ये जो सार्वजनिक वित्त है या जो लोक वित्त है, इनको दो भागों में बांटा जाता है। एक है सार्वजनिक आय और दूसरा है सार्वजनिक व्यय। तो पहला क्या है? पहला है सार्वजनिक आय और दूसरा देखने को मिलता है प्रकार सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय, ठीक। तो सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय, ये दो चीजें हमने देख लिया। सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय मतलब सार्वजनिक जो वित्त है, जो लोक वित्त है या जो पब्लिक फाइनेंस है, उसको दो कैटेगरी में हम विभाजित करते हैं। पहला है सार्वजनिक आय और दूसरा है सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक आय को आप पब्लिक इनकम कह सकते हो या बजटीय आय कह सकते हो, और सार्वजनिक व्यय को आप अंग्रेजी में कहते हो पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यदि हम सार्वजनिक आय को डिवाइड करें, भाई सार्वजनिक आय को कितने भागों में हम बांट सकते हैं या कितने प्रकार से इसको हम देखते हैं, तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। पुनः कौन कौन से दो भाग, आइए इसको देख लेते हैं। इसको जब हम दो भागों में बांटते हैं सार्वजनिक आय को, तो यहां पे सबसे पहले आपको देखने को मिलता है राजस्व आय और पूंजीगत आय। पहला यहां पे बनेगा राजस्व आय, इसको नोट करते हुए चलिएगा, और दूसरा प्रकार यहां पे है पूंजीगत आय। पूंजीगत आय, राजस्व आय और पूंजीगत आय, ये दोनों आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें एक चीज और आपको देखना है कि जब राजस्व आय और पूंजीगत आय की बात करते हैं, तो राजस्व आय को क्या और विभाजित किया जा सकता है? जी हां, कितने भागों में? दो भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से? कर आय और गैर कर आय राजस्व। कर आय राजस्व, कर आय राजस्व और गैर कर राजस्व आय। ठीक है, गैर कर राजस्व आय। अब इसमें भी आप देखोगे तो ये जो कर आय है, इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है डायरेक्ट कर मतलब प्रत्यक्ष कर, और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। तो इसको हम बांटते हैं प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर गैर कर आय राजस्व की जब हम बात करते हैं, तो इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तीन भागों में विशेष रूप से बांटा जाता है। एक है केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा। इसको यदि हम बात करें, अभी नोट करने का मैं समय दे दूंगा आपको, इसको भी तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? पहला, केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा। केंद्रीय करों में राज्यों का, केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा। ठीक है, दूसरा इसमें आपको देखने को मिलेगा केंद्र सरकार द्वारा, आप कह सकते हो जो केंद्र सरकार जो राज्यों को आवंटित करती है, केंद्र सरकार द्वारा दिया गया, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिया गया। ठीक है, इसके बाद केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा हो गया, केंद्र सरकार द्वारा जो फंड दिया जाता है राज्यों को, और राज्य का जो आप कह सकते हो राज्य का जो हिस्सा बनता है इसमें, राज्य का। ठीक है, तो ये हो गया आपका गैर कर राजस्व के बारे में जब आप बात करते हो, तो इतनी जगहों पे हो गया।
अब ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं कि बजट से अभी आप देखोगे तो इसमें इन सब के बारे में आवंटन है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप बजट के बारे में अच्छे से समझ सकते हो। अब जैसे पूंजीगत आय है, पूंजीगत आय की जब हम बात करते हैं तो पूंजीगत जो आय है इसको भी आप दो भागों में विभाजित करते हो, पहला है कर्ज आय, दूसरा गैर कर्ज पूंजीगत आय। ठीक है, कर्ज आय और दूसरा गैर कर्ज पूंजीगत आय। ठीक है, ये हो गया पूंजीगत आय का भी हमने यहां पे विभाजन कर लिया। अब इसके बाद फिर हमने क्या देखा था, सार्वजनिक व्यय देखा था। आइए सार्वजनिक व्यय में क्या क्या चीजें आती हैं उसको देख लेते हैं, और इसके बाद हम, ये तो हो गया सार्वजनिक आय। अब सार्वजनिक व्यय में क्या क्या आता है इसके बारे में बात हम करते हैं, क्योंकि बजट में इन्हीं सब चीजों के बारे में बात की जाती है। सबसे पहले इसमें आपको देखने को मिलेगा आर्थिक सेवाएं। इसमें व्यय कहां कहां होता है, आर्थिक सेवाओं में व्यय होता है, आर्थिक सेवाएं, सामाजिक सेवाएं होती हैं, आप जानते हैं सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं आपकी हो गई, सामाजिक सेवाएं हो गई। और व्यय कहां कहां पे होता है, और व्यय की जब हम बात करते हैं तो सामान्य सेवाएं हो गई, सामान्य सेवाओं के साथ ऋण भी राज्य लिया होता है, उसका भी भुगतान करता है, तो सामान्य सेवाएं, सामान्य सेवाएं, ऋण भुगतान, ऋण भुगतान, और ऋण भुगतान के बाद अन्य की बात आती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया जो आपको पता होना चाहिए। सार्वजनिक वित्त या लोक वित्त की यहाँ पे बात हो रही है, और इतनी सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सार्वजनिक वित्त, अब इसको आप एक बार नोट कर लीजिए कि सार्वजनिक वित्त या लोक वित्त जिसको आप बोलते हो, या जिसको आप बोलते हो पब्लिक फाइनेंस, उसको कितने कैटेगरी में हम बांटते हैं, तो दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है सार्वजनिक आय, दूसरा है सार्वजनिक व्यय। ठीक है, क्योंकि आता है आय होगी तभी तो व्यय करोगे ना, तो सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय। अब जब हम इसको पहले इतना कर लो, आप सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय तक आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर हम बताते हैं। सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय दो भागों में बांट लीजिए, और इसके बाद फिर आपको क्या करना है, सार्वजनिक आय वाले खंड को कंप्लीट करना है। अब सार्वजनिक आय जो होती है तो राज्य की आय कहां कहां से होती है, पहला तो राजस्व आय होती है, दूसरा पूंजीगत आय होती है। ठीक है, राजस्व आय में जैसे कर राजस्व जो डायरेक्ट कर हम वसूलते हैं, फिर कुछ होते हैं जो गैर कर राजस्व होते हैं। अब कर राजस्व जो आय है उसमें भी हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष कर से कुछ हम लेते हैं, कुछ हम अप्रत्यक्ष कर से लेते हैं। ठीक है, मतलब कर आय जो है, कर राजस्व आय जो है, ये दो प्रकार की हो गई, और इसको जिसको आप टैक्स बोलते हो, ये दो प्रकार की हो गई। एक हो गया डायरेक्ट प्रत्यक्ष कर, एक हो गया अप्रत्यक्ष कर। फिर गैर कर राजस्व आय में आपने देखा कि तीन भागों में हमने बांटा, जिसमें केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा, और केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा जो राज्यों को आप कह सकते हो विशेष अनुदान दिए जाते हैं, या विशेष जो सहायताएं मिलती हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर जो राज्य का अपना विशेष गैर कर राजस्व के अंतर्गत जो आता है उसकी बात यहाँ पे होती है। और फिर जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको देखने को मिल रहा है कि सार्वजनिक आय को दो भागों में हमने बांटा, राजस्व आय और पूंजीगत आय में। अब पूंजीगत आय की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने देखा कर्ज आय और गैर कर्ज पूंजीगत आय। इतना आप नोट कर लीजिए पहले सार्वजनिक आय के बारे में, और इसके डेटा भी मैं भी आपको यहीं पे नोट करा देता हूं कि बजट में क्या क्या डेटा दिए गए हैं इनके बारे में। ठीक है, तो ये डेटा को भी अभी आपको नोट करना है साथ साथ, और फिर बजट जब आप पढ़ोगे तो इन चीजों को जाके वहां पे देखना है, वहां पे इनका जाके मूल्यांकन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा है सबसे पहले कर आय, कर आय लिखा है ना, यहाँ पे जाके नोट कर लीजिएगा 19%। अभी मैं उसमें बजट में भी दिखाऊंगा, ये टोटल 19% है बजट में जो आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद गैर कर में यदि हम जाते हैं ना, गैर कर में जाते हैं तो ये लगभग 62% है, लगभग 62% है। कितना कितना है आइए देख लेते हैं इसमें।
सबसे पहले केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा जो है ये 39%, मतलब जो आपका आय होता है उसका 39% यहाँ पे हो गया। फिर केंद्र सरकार द्वारा जो अन्य आप कह सकते हो उपबंध किए गए ये 20% हिस्सा है, बजट में भी मैं दिखाऊंगा। राज्यों का यदि हम बात करें तो यहाँ पे 3% है, और इन तीनों को मिला के यदि हम बात करें 30 और 20 50 और 9 59 और 59 और 3 62, टोटल 62% जो आप कह सकते हो राजस्व आय का 62% जो हिस्सा है वो गैर कर राजस्व से आता है, और राजस्व आय का 19% हिस्सा कर आय से आता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये फैक्ट है जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये डेटा आपने नोट कर लिया। इसके बाद फिर हम बात करते हैं सार्वजनिक व्यय के बारे में। सार्वजनिक व्यय के बारे में हम चलेंगे, ठीक है, सार्वजनिक व्यय के बारे में। और यहाँ पे एक डेटा और भी है कर्ज आय को लेकर के, ये है 19%। ठीक है, ये है 19%। ठीक है, अब आप जोड़ लेना, 19 और 19 हो गया 38, और 38 और 62 कितना हो गया 100। तो ये 100 आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ पे गैर कर्ज पूंजीगत आय का जो हिस्सा है वो शून्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरे 100% का हो गया कि सार्वजनिक आय जो है राज्य सरकार की 100 रुपए यदि आता है तो कहां कहां से आता है, उसमें 19% आता है कर आय से, 62% आता है गैर कर आय से, 19% आता है कर्ज आय से, और इस प्रकार से 100% होता है। अब व्यय भी तो करना है, व्यय कहां पे होगा, व्यय की जब हम बात करते हैं सार्वजनिक व्यय का ये रहा। अब इस बजट में कहां पे कितना व्यय किया गया है उसको मैं बताऊं तो आर्थिक सेवाओं में 24% व्यय है हमारा, 24% कहां पे आर्थिक सेवाओं में व्यय है। सामाजिक सेवाओं की बात करें तो 38% व्यय सामाजिक सेवाओं में है। सामान्य सेवाओं की बात करें तो 28% व्यय सामान्य सेवाओं में है। ठीक है, और इसके बाद ऋण भुगतान में 9% और अन्य में 0.5%, और इसको जोड़ोगे तो ये कुल मिला के आएगा 99.5%। तो रुपया आता कहां से है और जाता कहां पर है बिहार में, ये आपका यहां से स्पष्ट हो गया। यहाँ पे सारी डिटेल आपको दे दी गई कि भाई बिहार में यदि रुपया आता है तो आता कहां से है, और यदि जाता है तो जाता कहां पे है। इस आंकड़ों से आप समझ सकते हो, और उम्मीद करता हूं इसको आपने नोट कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं नोट किया है एक बार फिर से यहाँ पे समय दे रहा हूं, पहले इसको नोट कर लो, सार्वजनिक आय वाले रुपया आता कहां से है। यदि 100 रुपया राज्य को मिलता है तो कहां से आता है, मतलब 100% जो राज्य के इनकम के स्रोत हैं वो क्या है, पहले इसको नोट कर लो आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद आप ये नोट करो कि यदि 100 रुपया आता है तो राज्य खर्च कहां कहां करता है, सार्वजनिक व्यय कहां कहां होता है। तो आर्थिक सेवाएं हो गई, सामाजिक सेवाएं हो गई, सामान्य सेवाएं हो गई, ऋण भुगतान हो गया, और अन्य से जुड़े हुए तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं। अब कुछ चीजें और हम देख लेते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। और इस आधार पे इतना चीजें हमारी हो गई ना, और इस आधार पे अब हमें कुछ चीजें नोट करना है। जैसे हमने देख लिया राज्य की सार्वजनिक आय, हमने देखा सार्वजनिक आय, हमने देखा कि आय होती कहां से है। तो इस बार के बजट में राज्य की सार्वजनिक आय है कितनी, यह भी हमें पता होना चाहिए। तो वर्ष 2023-24 के लिए हम बात करें तो जो अनुमानित आय है, ठीक है, वो कितना है, वो है 2,62,085। कितना है, 2,62,085, 2,62,085.40 करोड़। ये क्या है, ये आय है। ठीक है, तो किसके लिए, ये अनुमानित, ये फिक्स नहीं होती भैया, ये अनुमानित होती है। अनुमानित आय है राज्य सरकार की, कब के लिए, वर्ष 2023-24 के लिए। तो वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित सार्वजनिक आय है 2,62,085.40 करोड़, ये आपको पता होना चाहिए। अब व्यय की बात हम कर लेते हैं कि भैया व्यय कितना, सार्वजनिक व्यय कितना होगा जो बताया गया है। सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय की जब हम बात करते हैं तो यहां पे नोट कर लेना है कितना है, 2,61,885। कितना है, 2,61,885.40 करोड़।
और बिहार भारत के बड़े राज्यों में एकमात्र ऐसा राज्य है, आप कह लीजिए, जिसका सार्वजनिक आय ज्यादा है और सार्वजनिक व्यय कम है। भारत एकमात्र राज्य है, भारत के बड़े राज्यों में एकमात्र राज्य है बिहार, ये आपको पता होना चाहिए। तो आय व्यय का आंकड़ा हो गया, ठीक है। अभी हम बजट के जो डॉक्यूमेंट है ना, उससे हम चीजों को और स्पष्ट तरीके से समझेंगे। अभी से पृष्ठभूमि तैयार यहाँ पे की जा रही है, ठीक है, घबराना नहीं। इसके बाद फिर बात आती है बजट में कि भाई राज्य के कर आय में सबसे अधिक आय होती कहां से है। राज्य का जो कर आय है, राज्य के कर आय में सबसे अधिक आय, सबसे अधिक आय, तो राज्य के कर आय में सबसे अधिक आय की यदि बात करें तो सबसे पहले व्यावसायिक कर, व्यावसायिक कर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। व्यावसायिक कर के यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क। क्या देखने को मिलता है? स्टाम्प एवं पंजीकरण, ठीक है। स्टाम्प और पंजीकरण के बाद जो तीसरा बड़ा योगदान है राज्य के आय में, सबसे अधिक आय जहां से आती है वो है परिवहन, और परिवहन के बाद है भू राजस्व, परिवहन, और परिवहन के बाद चौथा आता है भू राजस्व। अभी इनके डिटेल भी हम देखेंगे, ठीक है। भू राजस्व ये आपको पता होना चाहिए। ये तो हो गया कि भाई कर जो हमें मिलता है, सबसे अधिक आय किस प्रकार के कर से होती है, ठीक है। अब राज्य के गैर कर राजस्व आय में यदि हम बात करें, राज्य के गैर कर राजस्व की यदि हम बात करें कि गैर कर राजस्व आय में सबसे ज्यादा आमदनी कहां से होती है, तो उसमें आता है खनन से, ठीक है। सबसे पहला खनन से, याद रखिएगा, खनन से, हालांकि जितना आना चाहिए वो कम है। खनन के बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है ब्याज आय से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने बजटरी डॉक्यूमेंट की तरफ। यहां से बेस आपका बन गया। अब हम बजटरी डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं और सरकार का जो आधिकारिक डॉक्यूमेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। पहले हम बजट को थोड़ा सा ब्रीफ में हम देखते हैं और उसके बाद फिर हम शॉर्ट जानकारी इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है कि भाई बिहार सरकार का वित्त विभाग का ये चीजें हैं और इसमें कुछ चीजें आपको दी गई, ठीक है। ये डिटेल्ड में नहीं है, एक मिनट। हाँ जी, यहाँ पे आपको बताया गया कि मुख्य आकर्षक क्या है। विजय कुमार चौधरी हैं वित्त मंत्री, इनके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया, इसके बारे में यहाँ पे बात हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि बोला गया है कि 28 फरवरी 2023 को बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2023-24 का आय व्यय का जो आंकड़ा है वो रखा गया, दस्तावेज रखा गया। इसमें जैसे अभी हमने नोट किया, पूर्व में हमने नोट किया, आपको याद भी होगा, ठीक है। क्या याद होना चाहिए? अभी हमने नोट किया कि भाई जो कुल व्यय है, कुल व्यय अभी हमने नोट किया कि 2,61,885.40 करोड़ रुपए है। तो ये डिजिट आपको याद रखनी है कि भाई बजट में कुल व्यय अनुमान कितना रखा गया है बिहार राज्य सरकार द्वारा, तो ये 2,61,885.40 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसमें भी इतना कम से कम आपको याद रखना है कि इसमें स्कीम व्यय है और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय है, और सबसे ज्यादा आवंटन कहां पे किया गया है? वो किया गया है स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में
और दूसरे स्थान पे स्कीम व्यय। दो भागों में इसको बांट दिया ना कि जो हम व्यय करेंगे वो कहां कहां करेंगे, और दोनों भागों के बारे में पता होना चाहिए। ये आंकड़ा याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट इतना पता होना चाहिए कि स्कीम व्यय में ज्यादा है या स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में ज्यादा खर्च किया गया है। ठीक है, अब इसमें दिया गया है कि प्रतिबद्ध व्यय में क्या क्या आता है, वो याद रखने की आपको जरूरत नहीं। ठीक है, अब बात आती है कुल प्राप्तियां कितनी हुई। ठीक है भैया, व्यय के बारे में हमने देख लिया। अब व्यय के बाद हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि भैया आ कितना रहा है, तो आ रहा है 2,62,085.40 करोड़ रुपए। तो ये आपको पता होना चाहिए। राज्य सरकार का जो अनुमानित प्राप्तियों का आंकड़ा है वह है 2,62,085.40 करोड़ रुपए, और ये जो डिजिट है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अभी आपको प्रारंभ में नोट कराया ना कि जो कर आता है, जो कर हमें मिलता है, जैसे अभी आपने नोट किया होगा गैर कर आय राजस्व में, गैर कर आय राजस्व में आपने नोट किया होगा कि केंद्र सरकार से प्राप्त राजस्व, और केंद्र सरकार से प्राप्त राजस्व में मैंने आपको एक पॉइंट नोट कराया, केंद्र सरकार से प्राप्त करों में हिस्सा, और केंद्र सरकार से प्राप्त करों में हिस्सा, उसके बाद आपने देखा कितना प्रतिशत था, 39% था। और उसके बाद फिर क्या देखा, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, और केंद्र सरकार से सहायता अनुदान जो आपने नोट किया है कितना है, 20% है। तो ये डेटा भी आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, जो आपको प्रतिशत वाला आंकड़ा आपको दिया। अब ये जो मैंने नोट डाउन आपको पूर्व में कराए हैं वही सारी चीजें यहाँ पे दी जा रही हैं कि सबसे ज्यादा कहां पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि राज्य सरकार के कर राजस्व के विभिन्न स्रोत क्या हैं, सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त होता है। तो अभी आपने पूर्व में नोट किया कि भैया व्यवसायिक कर से होता है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे कहां लिखा है व्यवसायिक कर, ये रहा है वाणिज्य कर, और सबसे ज्यादा यहाँ पे है 39,550 करोड़। और यही तो अभी आपने पूर्व में नोट किया ना कि सबसे ज्यादा कहां से आता है, वो आता है व्यवसायिक कर से। दूसरे नंबर पे कहां से आता है, स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, कितना 6300 करोड़। तो ये डेटा भी पता होना चाहिए। और ये भी परिवहन कर कितना है, परिवहन कर है 3300 करोड़, भू राजस्व कितना है 550 करोड़। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आंकड़ा यदि ना याद रख पाओ तो कम से कम इतना पता होना चाहिए कि राज्य के कर राजस्व के जो विभिन्न स्रोत हैं उनमें सबसे ज्यादा जो कर राज्य को प्राप्त होता है वो व्यापार कर या वाणिज्य कर से होता है, दूसरे स्थान पे स्टाम्प, तीसरे स्थान पे परिवहन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है राज्य के मुख्य गैर कर राजस्व के विभिन्न स्रोत। और गैर कर राजस्व के विभिन्न स्रोत में आपने देखा कि मैंने आपको नोट कराया कि सबसे ज्यादा खनन से होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए खनन है कहां पे, ये रहा भैया खनन का आंकड़ा। अब खनन से कितना मिलता है, खनन से मिलता है 3300 करोड़ रुपए। तो बिहार राज्य सरकार को खनन से 3300 करोड़ रुपए की आय होती है, जो कि कम है क्योंकि इसको और होना चाहिए। अवैध तरीके से खनन होता है, आप जानते हैं बिहार में माफियाओं द्वारा ये पूरा केंद्रित है, और बहुत आप कह सकते हो हजारों करोड़ रुपए का नुकसान बिहार राज्य सरकार का यहाँ से हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कहां से, खनन से। दूसरा ब्याज प्राप्तियां मैंने आपको बताया, दूसरे नंबर पर ब्याज प्राप्तियां। तो जो पूर्व में मैंने आपको नोट कराया वही चीजें यहाँ पे दी गई हैं। अब जिसको ये ना समझ में आए कि यहाँ पे लिखा है कि झारखंड से सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन मद में भुगतान की गई राशि का हिस्सा, हालांकि इसको यहाँ पे नहीं मेंशन करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये आय नहीं है, ये तो व्यय का हिस्सा है, ये व्यय है, तो इसको वहां भी दिखाना चाहिए। क्यों व्यय है, क्योंकि क्या बोला जा रहा है, झारखंड से सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन मद में भुगतान की गई राशि। मतलब जब बिहार और झारखंड अलग अलग हुए होंगे तो कुछ लोग तो ऐसे रहे होंगे ना जिन्होंने झारखंड में भी जॉब की रही होगी, आज के झारखंड में नौकरी की रही होगी और रिटायर्ड हो गए होंगे। जो उस समय पर ड्यूटी करते थे उनसे तो पूछ लिया गया भैया आप बिहार में करना चाहते हो झारखंड में, उन्होंने स्वेच्छा से अपनी सहमति दी। लेकिन जो रिटायर्ड हो चुके हैं, मान लो झारखंड में किसी ने कार्य किया और वो रिटायर हो गया है, बिहार का, आज के बिहार का निवासी है, तो उसको पेंशन कौन देगा। तो उसके लिए जो डिसाइड हुआ कि भाई आपसी सहमति बनी दोनों राज्यों की, और ऐसे में क्योंकि कुछ पेंशन जो उनका है वो बिहार देता है, कुछ पेंशन झारखंड देता है। जैसे कोई व्यक्ति मान लो 10 साल आज के बिहार में नौकरी किया रहा हो और 10 साल आज के झारखंड में, तो झारखंड सरकार भी उसका जो पेंशन का मद है उसका आधा व्यय करती है। और इस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों के लिए झारखंड सरकार 843 करोड़ रुपए देती है। ये आय तो नहीं है, ये तो व्यय है, क्योंकि ये तो राज्य सरकार को देना पड़ता है संबंधित
पेंशन जो भोगी हैं उनको देना पड़ता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अन्य चीजों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले यहां से अब एक एक लाइन अच्छे से समझना है, आगे बढ़ना है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे बोला जा रहा है वित्तीय वर्ष 2023-24 का कुल व्यय बजट अनुमान कितना है, जो अभी आपको नोट कराया गया 2,61,885.40 करोड़। तीसरी बार बताया जा रहा है और उम्मीद करता हूं अब रट गया होगा। जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान 2,37,691.19 करोड़ रुपए से 24,194.21 करोड़ रुपए अधिक है। ये आपको याद रखने की जरूरत है कि इस बार का जो बजट अनुमान दिया गया, व्यय का अनुमान दिया गया, वह व्यय का अनुमान पिछले बजट के दौरान दिए गए व्यय के अनुमान से 24,194 करोड़ रुपए अधिक है। ये दोनों डिजिट और ये आपको अंतर पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 1,61,855.67 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान के 1,37,460.90 करोड़ रुपए से इतने करोड़ रुपए अधिक है। यहाँ पे मतलब प्रत्येक लाइन में तुलना की गई है पिछले बजट से। तो ये जो तुलनात्मक अध्ययन है ना, ये डेटा आप नोट कर लीजिएगा। 3 कॉलम बनाइएगा। 3 कॉलम कौन कौन से? पहला, किस मद की बात हो रही है। दूसरा, उसके लिए पिछले वर्ष कितना आवंटन था और उसके लिए इस वर्ष कितना आवंटन है, ज्यादा है या कम है, एक कॉलम और बना लीजिएगा। तो 4 कॉलम बनाकर इस प्रकार से नोट कर लीजिएगा, तब चीजें आपकी बेहतर रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। यहां पे बोला गया है वित्तीय वर्ष 2023-24 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट 1 लाख करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2023 के बराबर है। अब यहां पे आप देख रहे होंगे स्कीम, वार्षिक स्कीम का जो कुल बजट है वो बराबर है पिछले वर्ष के। तो परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है ना कि किस मद में पिछले बजट के बराबर ही आवंटन इस बार किया जाएगा, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो है वार्षिक स्कीम का। ठीक है। सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25 आत्मनिर्भर भारत के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान 5,000 करोड़ रुपए। बहुत महत्वपूर्ण है कि भैया जो आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय 2 के तहत जो आवंटन है वो 5,000 करोड़ रुपए है। ये फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए और प्रश्न इसी प्रकार से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो फैक्ट है जो आपको याद रखने की जरूरत है, ये डॉक्यूमेंट आपको पढ़ना भी चाहिए, एक बार पढ़ना भी चाहिए, प्रिंट आउट करा के इसको रख लीजिए और इसको हाईलाइट चीजों को कर लीजिए। ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें और हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, जैसे ज्यादातर हमने बात कर लिया है। ठीक है, क्योंकि डेटा मैंने आपको कुछ नोट डाउन कराया, उन्हीं के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखना है। यहाँ पे बोला गया है वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4,478.97 करोड़ रुपए राजस्व बचत रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8,58,928 करोड़ रुपए का 0.52% है। ठीक है, मतलब जीएसडीपी का कितना, जीएसडीपी का 0.52%। तो याद रखिएगा राजस्व बचत कितना रहने का अनुमान है। राजस्व बचत जो है, क्या शब्द प्रयोग किया गया, राजस्व बचत। मतलब इस बजट में बताया गया है कि अनुमानित जो राजस्व बचत होगा वो जीएसडीपी के 0.52% के बराबर होगा। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि राजस्व बचत कितना है यहाँ पे, 0.52% किसका, जीएसडीपी का। आगे बढ़ते हैं। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे बोला गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 25,567.84 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.98% रहने का। तो यहां पे याद रखिएगा कि इस वर्ष जो बजट अनुमान है उसमें जो राजकोषीय घाटा की बात की गई है, वो राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.98%, जीएसडीपी का
2.98% रहने का अनुमान है, ये आपको पता होना चाहिए। कितना? जीएसडीपी का 2.98%। ये भी फैक्ट आपको याद रखने का जरूरत है कि भाई इस बार राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.98% रहने का अनुमान है। और जीएसडीपी कितने की बात की गई है? जीएसडीपी है 8,58,928। आगे बढ़ते हैं तो यहां पे बोला गया है वित्तीय वर्ष 2023-24 में लोक ऋण का शेष इतना अनुमान है। और इसमें सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जो प्रतिशत दिया जाता है, जीएसडीपी के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है लोक ऋण का शेष? तो जीएसडीपी के 32% रहने का अनुमान है। क्या? लोक ऋण जो है वो जीएसडीपी के 32% रहने का अनुमान है। अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण का शेष इतना करोड़ रहने का अनुमान है, जो जीएसडीपी के 37.81% है। तो ये जो प्रतिशत वाले आंकड़े यहाँ पे दिए जा रहे हैं ना, ये याद रखिएगा, डिजिट याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्रतिशत वाला जो आंकड़ा है ये आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख विभागवार वार्षिक स्कीम उद्भव। अब प्रमुख विभागवार यहाँ पे वार्षिक स्कीम उद्भव दिया गया है, ठीक है, 2023-24 के लिए। शिक्षा विभाग की यदि हम बात करें, यहां पे बोला गया है कितना? 22,200, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब प्रतिशत में बात करें तो 22.20%, ठीक है। मतलब शिक्षा पे यहाँ पे प्राथमिकता में रखा गया है। सबसे ज्यादा जो व्यय है बोला गया है वो शिक्षा पे किया जाएगा। और कितना किया जाएगा? 22.20%। जो व्यय का कुल आंकड़ा है उसका 22.20% शिक्षा पे। शिक्षा के बाद दूसरी बात किस पे फोकस की गई है? दूसरी बात यहाँ पे बताई गई है ग्रामीण विकास पे, और ग्रामीण विकास पे 15.19%। तो ये आंकड़े आपको पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे है समाज कल्याण विभाग, 8.19। कम से कम ये तीन आपको पता होना चाहिए कि भाई सबसे ज्यादा व्यय कहाँ हो रहा है? शिक्षा पे किया जाएगा 22.20। दूसरे नंबर पे ग्रामीण विकास 15.19। तीसरे नंबर पर समाज कल्याण 8.19। इसके बाद एक महत्वपूर्ण आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य वाला आंकड़ा भी याद रखना है कि भाई स्वास्थ्य पे कितना खर्च करने की बात की गई है? कुल व्यय का 7.12% स्वास्थ्य पे खर्च करने की बात की गई है। स्वास्थ्य के बाद और कौन सा महत्वपूर्ण है? बिहार कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि विभाग के बारे में आपको पता होना चाहिए। कृषि विभाग पर कितना खर्च किया जा रहा है? 2.78%। यहाँ पे क्योंकि जल संसाधन कुछ भाग ऐसे हैं बिहार में जो सूखाग्रस्त भी रहते हैं, तो जल संसाधन विभाग पे कितना खर्च हो रहा है? 3.23%। तो इस प्रकार से कुछ आपको पता होना चाहिए। जैसे शिक्षा हो गया क्योंकि सबसे ज्यादा इस पे व्यय है, ये आंकड़ा पता होना चाहिए। ग्रामीण विकास हो गया, समाज कल्याण हो गया, इसके बाद स्वास्थ्य, जल संसाधन और कृषि विभाग, ये आंकड़ा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है राजस्व बचत की, ठीक है। यहां पे बोला गया है कि राजस्व प्राप्ति से राजस्व व्यय को घटाने के बाद अवशेष राशि राजस्व बचत होती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व बचत 4,478.97 करोड़ रुपए है। इस राजस्व अधिशेष का उपयोग भौतिक अधोसंरचना के निर्माण में किया जाएगा। यहां पे बोला गया है राजकोषीय घाटा, इसके बारे में भी आपने पढ़ा कि बोला गया है राजकोषीय घाटा कितना रहेगा? 2.98%। पूर्व में भी बताया गया, वही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। अब इसके बाद ऋण प्रबंधन को लेकर के बात बताई गई है, उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। राजकोषीय प्रबंधन ये सब आपके काम की चीजें नहीं है। हाँ, अब इसको देखिए, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग, जैसे मैंने बोला कि कुछ चीजें महत्वपूर्ण है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। जैसे शिक्षा विभाग क्या बोला गया है? वर्ष 2023-24 में शिक्षा विभाग के लिए 40,450.91 करोड़ रुपए बजट प्रस्तावित है, जिसमें राजस्व मद में 39,929.24 करोड़ रुपए एवं पूंजीगत मद में 521 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि भाई शिक्षा विभाग के लिए कितना बजट प्रस्तावित है। दूसरा बात आता है यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर के। इस स्वास्थ्य विभाग के लिए कुल बजट आवंटन कितना है? 16,996.40 करोड़ रुपए, और इसमें राजस्व मद में 15,137 और पूंजीगत मद में 1,829। तो यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना कि शिक्षा के लिए कुल कितना व्यय किया गया है, ठीक है। यहाँ पे पूंजीगत मद में और राजस्व मद में ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ फोकस इतना होना चाहिए कि कुल बजट आवंटन संबंधित क्षेत्र में कितना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसी के बाद सड़क पर क्षेत्र में दिया गया है कि भाई सड़कों के लिए हम कितना देंगे, उसको देख लीजिएगा।
कल्याण प्रक्षेप, ये आपके काम की चीजें नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वास्तविक बजट का एक झलक यहाँ पे दिखाया गया है और वही चीजें अभी हमने आपको नोट डाउन कराया। सबसे पहले इन्हीं चीजों के बारे में बात हमारी हुई है। ठीक है, और उसमें आपने देखा था कि किसमें कितना अनुदान आ रहा है, कितना प्रतिशत आ रहा है, इन सब आंकड़ों के बारे में हमने पूर्व में सबसे पहले यहीं से हमने आपकी शुरुआत की है। तो थोड़ा सा इसको आप देख सकते हैं, स्वयं से इसको देख सकते हैं। इसमें जो चीजें आपको नोट डाउन कराई गई हैं कि भाई कहाँ से आता है, कहाँ खर्च होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। अब व्यय के जो रुझान हैं ये दिए गए हैं, कब से, 2005-06 से दिए गए हैं। इसमें सिर्फ आपको याद रखने की जरूरत है, जब हम बात करते हैं व्यय के, तो पिछला जो था, पिछला बजट अनुमान और इस बार का यही याद रखना है, बाकी कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए नहीं है। अब यहाँ पे है बिहार सरकार केंद्र सरकार से केंद्रीय कर और अनुदान में हस्तांतरण, ये भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका प्रतिशत मैंने आपको नोट डाउन करा दिया कि केंद्रीय करों में राज्यों का जो हिस्सा है उस रूप में राज्य को कितना मिल रहा है या केंद्र सरकार से अनुदान कितना मिल रहा है, वो प्रतिशत मैंने आपको नोट करा दिया कैलकुलेशन करने के उपरांत, तो वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं और वही कैलकुलेशन करके मैंने आपको बता दी है। तो ये सारी चीजें ये आपके काम की चीजें नहीं है, इसलिए इन पे हमें फोकस नहीं करना है। इसमें अलग अलग विभाग का दिया गया है जिसपे आपको नहीं जानना है। और इस प्रकार से ये पहली जो पीडीएफ थी वो आपकी समाप्त हुई है। अब इसके बाद कुछ चीजें हैं उसको देख लेते हैं और इसके बाद जो संक्षिप्त जानकारियां दी गई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कुछ चीजें और हैं बेसिक, उसको हम देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बजट से जुड़ी। अब हम आ जाते हैं मूल पेज पे और यहाँ पे उन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिसके बारे में, चलिए ये आंकड़ा आपने सारा नोट कर लिया है तो इसी पे अब बात होगा। 1 मिनट का समय दीजिएगा। चलिए अब आप जानते हैं बजटीय प्रक्रिया के बारे में। आइए बजटीय प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो बजट है हमारा वो किस प्रक्रिया के अंतर्गत लाया जाता है। जैसे हमने बोला कि संविधान में इसकी व्यवस्था है, तो संविधान में एक व्यवस्था है, तो क्या व्यवस्था है संविधान में उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अब बजटीय प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे बात होगी। बजटीय प्रक्रिया के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले बहुत सारे हमारे अनुच्छेद हैं। ठीक है, पहला है ARTI आर्टिकल 202। ठीक है, एक बार आर्टिकल मैंने लिख दिया, अब ART लिखूंगा तो आपको समझ जाना है। ठीक है, फिर आर्टिकल नंबर 203, आर्टिकल नंबर 204, आर्टिकल नंबर 205, ये पता होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 205 हो गया, और आर्टिकल नंबर 206। ठीक है, आर्टिकल नंबर 202, आर्टिकल नंबर 203, 204, 205, 206। ठीक है, अब 202 में क्या बात की जा रही है। आर्टिकल नंबर 202 की बात करें तो इसको दो भागों में आप विभाजित करोगे। आर्टिकल नंबर 202 के, आर्टिकल नंबर 202 में क्या है, आप जाके पॉलिटी पढ़े होंगे निश्चित तौर पे, तो आपको चीजें क्लियर होंगी कि यहाँ में परिभाषा, पहले में आपको क्या बताया गया है, पहले में आपको परिभाषा बताई गई है। ठीक है, इसकी परिभाषा के बारे में बताया गया है, बजट की परिभाषा के बारे में बताया गया है। और दूसरे भाग में यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे विभिन्न व्यय के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पॉलिटी हमारा विषय नहीं है, तो आप जाके एक बार आर्टिकल नंबर 202 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो एक जगह परिभाषा होगी पहले भाग में, दूसरे भाग में व्यय के प्रकार हो गए। अब इसके बाद जब 203 में जाते हैं, 203 में क्या चीजें हैं, 203 में अनुदान मांगों के बारे में बताया गया। क्या बताया गया है, अनुदान मांगों के बारे में बताया गया है। और इसमें भी कई सारे आप कह सकते हो 203 के A, B इस तरह से है। ठीक है, जिसमें इसके बारे में बताया गया कि अनुदान मांगे जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, किस पे वोटिंग की जा सकती है, किस में वोटिंग नहीं की जा सकती है, उन सब की चर्चा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी अनुच्छेद 203 में। इसके बाद फिर आता है अनुच्छेद नंबर 204, और अनुच्छेद नंबर 204 में बात हुई है विनियोग विधेयक की। विनियोग विधेयक, यहाँ पे विनियोग विधेयक की बात हुई है 204 में, ये आपको पता होना चाहिए। और 204 के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं 205 में,
तो 205 में चर्चा है आकस्मिक व्यय की। किसकी चर्चा है? आकस्मिक व्यय की। यहां पे आकस्मिक व्यय की चर्चा की गई है। और आर्टिकल नंबर 206 में जब हम जाते हैं तो यहां पे बात हुई है लेखानुदान की। लेखानुदान, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपकी बजटीय प्रक्रिया है जो आपको पता होना चाहिए, और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आज जाके पॉलिटी में इन सारे अनुच्छेदों के बारे में नोट कर लेना है और अपने नोट्स में उनको सम्मिलित करना है। ये अनिवार्य रूप से करना है, इसमें कोई लापरवाही आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बचा क्या है इसमें? अब बचे हैं जो आपके बजट के डॉक्यूमेंट हैं, बिहार राज्य सरकार की वेबसाइट पे मिल जाएगा, फाइनेंस में आप जाओगे। अब इसके जो डॉक्यूमेंट हैं जिन पर हमें फोकस करना है, अब इस पे फोकस करना है। ठीक है, इसमें चार्ट के माध्यम से जो चीजें मैंने आपको नोट डाउन कराई हैं वही चीजें चार्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी, तो इसको हम समझेंगे। इसकी चर्चा कल के क्लास में आपको देखने को मिल जाएगी, कल के क्लास में इससे संबंधित चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले पूरी तैयारी के साथ आप आइएगा। बजटीय प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस प्रकार से महत्व दिया गया है, किस प्रकार से उसके प्रावधान हैं, उसको जाके एक बार अवश्य देख लीजिएगा। और बजट के बारे में कुछ चीज़ें और आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे जब बजट की बात हम करते हैं तो आप जानते हैं बजट का जो प्रत्यक्ष संबंध है वो राज्य के संचित निधि से होता है। राज्य के संचित निधि से बजट का डायरेक्ट संबंध होता है। और इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? इसका उल्लेख आपको संविधान के अनुच्छेद संख्या 266 में देखने को मिलेगा। 266 में इसके बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद संख्या 266 को भी कवर कर लेना है। और यहाँ पे यह भी बताया गया है कि राज्य की जो समस्त आय होती है उसको इसी कोष में जमा किया जाता है। राज्य की जो समस्त आय होती है उसको इसी कोष में जमा किया जाता है। और जब इस कोष से व्यय करना होता है तो उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। किसकी? विधानसभा की अनुमति लेनी पड़ती है। और विधानसभा की अनुमति लेने की जो प्रक्रिया है उसी को बजटीय प्रक्रिया के नाम से आप जानते हो। और उसी बजटीय प्रक्रिया के बारे में अभी हमने आपको कुछ अनुच्छेद बताए, अनुच्छेद 202, 203, 204, 205, 206 और अनुच्छेद संख्या 200। तो उसको जाके अच्छे से देख लेना है, जिससे कल की क्लास में हम चीजों को आगे और अच्छे तरीके से लेके चलें और हम अपनी समाप्ति की तरफ अग्रसर हैं। वो कल वाली जो कक्षा है वो आपकी लास्ट कक्षा होगी। बाकी जो टॉपिक आपके कुछ बचे हुए हैं उनको प्रिंट फॉर्म में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, क्योंकि इसमें जैसे मेले हैं, त्योहार हैं, ठीक है, जनजातियों के बारे में है, तो प्रिंट फॉर्म में आपको हम उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत।